नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। शुरुआत इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करेंगे तो लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लखनऊ में कल आधे घंटे तक रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एयरपोर्ट पर ही कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एयरपोर्ट पर सजावट, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में कल आधे घंटे तक रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एयरपोर्ट पर ही कुछ लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुलाकात के बाद अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। लखनऊ में कल आधे घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। मुलाकात के बाद अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे दें। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती खुद करेंगे संबोधित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निकाय चुनावों की रणनीति पर चर्चा करेंगी। सभी पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव चिन्ह दे सकती है बसपा सुप्रीमो। ये बड़ी खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती खुद संबोधित करेंगी। नगर निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश भर के पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। पहली बार निकाय चुनाव में चुनाव चिन्ह दे सकती हैं बसपा सुप्रीमो। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। तो बसपा सुप्रीमो मायावती खुद संबोधित करेंगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, नगर निकाय चुनाव की रणनीति पर जो चर्चा है वो की जाएगी बसपा में। सभी पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव चिन्ह दे सकती हैं बसपा सुप्रीमो। तो आखिर किदवई संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीएसपी रणनीति पर चर्चा जो है कर सकती है, संबोधित खुद जो बसपा प्रमुख हैं मायावती वो कर सकती हैं। तो आखिर देखिए 11 बजे बैठक बुलाई गई है, बसपा सुप्रीमो मायावती खुद इस बैठक को संबोधित करेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक की रणनीति को माना जा रहा है कि आज ऐलान किया जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी की पहली बार नगर निगम चुनाव में अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घोषणा होगी, क्योंकि अभी तक किसी भी चुनाव में, यानी कि नगर निकाय के चुनाव में कभी भी बहुजन समाज पार्टी ने अपना सिंबल नहीं दिया। माना जा रहा है कि पहली बार ही ऐसा होगा कि वो अपने सिंबल पे, यानी कि हाथी के चुनाव निशान पर ये चुनाव होंगे। ये बड़ी बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि इसके पहले कभी मायावती ने अपना सिंबल अलाट नहीं किया इस चुनाव में। फिलहाल जिस तरह से लगातार ग्राफ गिरा है वोटिंग परसेंटेज का, माना जा रहा है यही वजह है कि नगर निकाय चुनाव के माध्यम से ही इसे मजबूत किया जाए। और कहीं ना कहीं कोशिश है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं उससे पहले बहुजन समाज पार्टी अपने आप को मजबूत स्थिति में दिखाए और कम से कम नगर निकाय चुनाव में अगर बेहतर परिणाम आते हैं तो सामने से जो 2024 का चुनाव होगा तो ये कहने के लिए भी मायावती के पास एक बड़ा सत्ता होगा कि इतनी बड़ी तादाद से उनके पार्षद या फिर जो मेयर होंगे वो उनके चुनाव जीत कर आएंगे। तो फिलहाल यही माना जा रहा है कि इस चुनाव को देखते हुए आज इस बैठक को बुलाया गया। प्रदेश भर के पदाधिकारी यहाँ पर जुट रहे हैं। बिल्कुल तौकीर, क्योंकि बीएसपी की अगर बात की जाए, जाहिर तौर पर पूरा जोर जो है वो यहाँ पे यही रहेगा कि जो खोया जनाधार है उसे किस तरीके से वापस लिया जाए। और अगर आज मायावती के संबोधन की अगर बात की जाए तो क्या कुछ मुख्यतः रह सकता है उनके संबोधन में आज? देखिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि वो 2024 के चुनाव की रणनीति पर बात करेंगे, नगर निकाय चुनाव की रणनीति पर बात करेंगे। किस तरह से किन जिलों में जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो बड़ी तादाद में है, चाहे दलित समाज समुदाय का लोग हो चाहे अन्य समुदाय के लोग हो। खास बात है जो मुस्लिम समुदाय को कैसे जोड़ा जाए इस पर जरूर बातचीत होगी, क्योंकि लगातार जो मुस्लिम चेहरे हैं वो बहुजन समाज पार्टी से जोड़ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल इमरान मसूद ने पार्टी ज्वाइन की थी। लगातार हम लोग पार्टी में देख रहे हैं कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो बहुजन समाज पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। तो उनको कैसे साधा जाएगा, उनको क्या जिम्मेदारियां सौंपी जाए। इसके अलावा जो पश्चिम यूपी खासकर है उसको कैसे अपने साथ जोड़ा जाए, कहाँ कैसे उस पश्चिम यूपी को मजबूत किया जाए, बसपा को उस इलाकों में मजबूत किया जाए। तो इस तरह की रणनीति पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नगर निकाय चुनाव सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है आज की बैठक की। तौकीर, जाहिर तौर पर बसपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि जो अब तक ग्राफ बीएसपी का गिरा है
उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बीएसपी है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में शून्य पर आकर खड़ी हो गई है। लेकिन शायद बसपा सुप्रीमो और बसपा ये समझती है, ये जानती है कि अगर अभी इस स्थिति को, पार्टी की स्थिति को जमीनी स्तर पर मजबूत नहीं किया गया तो आगे आने वाले वक्त में यूपी में क्या स्थान रहेगा, ये शायद वो भाप गए हैं। देखिए, अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया है जो दलित समुदाय से है, फिर इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष है वो दलित समुदाय से है। तो कहीं ना कहीं तो वोट बैंक करने का जो डर है वो भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार दलित समुदाय पर अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लगातार ऐसे नेता दिए जा रहे हैं और दलितों की बात की जा रही है। तो फिलहाल अभी जो अपना कोर वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश होगी। इस बैठक के जरिए लोगों को मंत्र दिया जाएगा जो नेता है कि कैसे दलित वोट बैंक को अपने साथ जोड़ के रखा जाए और आने वाले समय में दलित वोट बैंक और मुस्लिम को साथ जोड़कर एक नई रणनीति पे काम किया जाए। तो फिलहाल कई वजहें हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस पे हमला भी बोल रही है मायावती, और इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी है वो भी दलितों के मुद्दों को मुखर होकर उठा रहा है, चाहे वो डीजीपी से मिलना हो या अन्य अधिकारियों से मिलकर उनके मामलों को उठाना हो। तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है उसकी राजनीति है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर किदवई इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बेहद महत्वपूर्ण ये रहने वाला है और आज खुद संबोधित करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। नगर निकाय चुनावों को लेकर जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। बढ़ेंगे आगे खबरों में। प्रयागराज के फाफामऊ से दरअसल रायबरेली तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण होगा। सांसद विनोद सोनकर ने प्रेस वार्ता में कहा है कि मेरे प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने डीपी बनवाने का काम शुरू कर दिया है। रेलवे लाइन दोहरीकरण से क्षेत्र के लोगों को अधिक लाभ मिलेगा और कुंडा क्षेत्र में 3 रेलवे फाटक पर जल्द ही ओवरब्रिज बनाने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा, जिससे यात्रियों को जाम से मुक्ति मिलेगी। और कौशाम्बी लोकसभा के कुंडा एवं बाबागंज विधानसभा में विकास कार्य 2014 से लगातार चल रहा है। देखिए, 2014 के बाद से कुंडा और बाबागंज विधानसभा में चाहे रोडों की बात किया जाए, चाहे केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने की बात किया जाए, चाहे रेलवे के क्षेत्र में जो काम किया गया उसकी बात किया जाए, या ओवरब्रिज की बात किया जाए, या जो नई सौगात मिली है केंद्र सरकार की तरफ से, माननीय मंत्री जी की तरफ से, प्रयागराज से फाफामऊ वाया कुंडा हरनानगंज होते हुए ऊंचा रायबरेली तक का जो रेल लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण का काम है, वो किन बिंदुओं को लेकर प्रेस वार्ता की गई है। इसके माध्यम से क्षेत्रीय जनता को एक प्रकार से अब तक जो काम किए गए हैं वो बताने का प्रयास किया गया। उधर अलीगढ़ के जबालपुर में पत्नी को व्हाट्सएप पर सऊदी अरब से पति ने 3 बार तलाक भेजा है। पीड़ित महिला ने एसएसपी ऑफिस में फरियाद लगाई है, जहां पर महिला ने बताया कि उनकी शादी मुस्लिम रीति रिवाज से दिसंबर 2018 में हुई थी और जब उसके पति ने व्हाट्सएप पर लिखकर उसे 3 बार तलाक भेजा है। इसी दौरान महिला ने पति पर गर्भपात कराने का भी गंभीर आरोप लगाया है। बहरहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। तो ये मामला दरअसल सामने है। इस्लामिक परंपरा से दरअसल बताया जा रहा है कि दोनों की शादी हुई थी और पीड़िता ने एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। महिला को सऊदी अरब से दरअसल इस शख्स ने 3 बार तलाक लिखकर भेजा है, जिसके बाद अब महिला ने पुलिस से मदद मांगी है। बढ़ेंगे आगे। उधर उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक दिव्यांग विकलांग सशक्तिकरण कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अपने मंत्रालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें कि उन्होंने अपने 6 महीने के कार्यकाल की समीक्षा की। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सरकार की तरफ से चलाए गए विकलांग दिव्यांग के प्रोजेक्ट को लेकर भी अपनी बातें साझा की। नरेंद्र कश्यप ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्टों की भी समीक्षा और परियोजनाओं की बातों को विशेष तौर पर हुए आने वाले समय में दिव्यांग विकलांग के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में भी बताया। खासतौर से मैं दोनों विभागों के बारे में 1-2 मोटी-मोटी चीजें बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में
पिछड़े वर्गों के बच्चों को अधिकतम वजीफा मिले, शुल्क पूर्ति मिले, इसकी तैयारी हमने कर ली है और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से बजट में भी वृद्धि करा ली है। दिव्यांगजन विभाग के अंतर्गत प्रत्येक लोकसभा पर 100 मोटराइज साइकिल डिस्ट्रीब्यूट करके एक नई योजना का प्रारंभ भी हमने उत्तर प्रदेश में कर दिया है। वितरण का कार्य चल रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे दोनों ही विभागों के द्वारा जो रोड मैप के अंतर्गत कार्य चिन्हित किए गए थे उन सबको पूरा करके हमने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर लिया है। उधर विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने धर्म परिवर्तन पर विस्फोटक बयान दिया है। आपको बता दें कि हिंदू विश्व पत्रिका के दिवाली संस्करण के विमोचन में दरअसल पहुंचे तिवारी ने कहा कि हमारे यहाँ संविधान में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। लालच और भय दिखाकर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। धर्मांतरित लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। 4% लोग धर्मांतरित हो गए हैं लेकिन आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद इसके खिलाफ आवाज उठाएगा। विषमता भी है। इनके यहाँ से जो धर्मांतरित होते हैं, ईसाई बनते हैं, तो वो वहां जाकर के 2 लाभ लेते हैं। एक तो वो अल्पसंख्यकों का भी लाभ ले लेते हैं और अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण का भी लाभ लेते हैं और इसके कारण बड़े परिमाण पर धर्मांतरण होता है। पूरा नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, हमारे जनजातीय क्षेत्र देख लीजिए और वहाँ पर बड़े परिमाण पर इस प्रकार का लालच दे करके ये धर्मांतरण किया जाता है। इसलिए हमारी मांग ये है कि ये आरक्षण उन लोगों को बंद होना चाहिए जो धर्मांतरित हो गए हैं, छद्म नाम से रहते हैं, पूर्व नाम से रहते हैं, अपना वही पहले वाला हिंदू नाम रख के लेते हैं लेकिन पूजा पद्धति, संस्कृति सब कुछ बदल देते हैं। यहाँ तक कि देवी देवताओं को उठाकर बाहर फेंक देते हैं और अपमानित भी करते हैं। ऐसे लोगों का आरक्षण बंद होना चाहिए। उधर अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। 23 अक्टूबर को होने वाले अयोध्या दीपोत्सव पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तैयार है। सरकार इस साल 15 लाख मिट्टी के दीपक जलाकर दीपोत्सव समारोह को बेहद भव्य बनाएगी। शुक्रवार को राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ राम की पौड़ी का दौरा किया, जिसे यूपी सरकार की ओर से आयोजन को सफल बनाने का काम दिया गया है। दीपोत्सव आयोजन के लिए संकाय सदस्य अजय प्रताप सिंह को नोडल अधिकारी और संग्राम सिंह को डिप्टी नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शुक्रवार को कोर टीम ने धार्मिक अनुष्ठानों और भूमि पूजन समारोह में भाग लिया। शुक्रवार को वीसी अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन, विश्वविद्यालय से जुड़े संस्थान, जिले के अन्य सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संगठन और इच्छुक परिवारों से 18,000 लोग वॉलंटियर्स के तौर पर जुड़ेंगे। दीपोत्सव को विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए स्थानीय निवासियों, व्यापारियों समेत अन्य लोगों से सहयोग मांगा गया है। लोगों से दिए, मोमबत्तियां, तेल और अन्य जो संसाधनों को दान करने के लिए आगे आने को कहा गया है। आज से अयोध्या के दीपोत्सव का आगाज हो चुका है और कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, कितनी बाकी है। हमारे साथ अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार हैं। सर, कितनी तैयारियां हो चुकी हैं और कितनी बाकी है? देखिए, इस बार हम लोग दीपावली भव्य तरीके से मनाने जा रहे हैं और हम लोगों ने लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का, क्रैकर शो का और रामलीलाओं का मंचन की तैयारी की है और दीप प्रज्वलित करना है। हम लोगों ने 15 लाख दीप प्रज्वलित करने का 22,000 वॉलंटियर लगाए हैं, जो कि 15 मिनट के अंदर सभी 15 लाख दीप प्रज्वलित करेंगे। तो पूरा एक कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम आयोजित करने का हम लोग का लक्ष्य है और हमारा लगभग 80% तैयारी हो चुकी है। अब फाइनल टच दिया जा रहा है, सबको फाइनल टच का उसका ट्रायल किया जा रहा है। कैसे तैयारियां हो चुकी है और जिस तरह से अयोध्या की जो दीपोत्सव है वो अपनी ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। आपकी सर टोटल या पूरे जिले में, यहाँ से लेकर पूरे जिले में कितने दीप जलाए जाएंगे? यहाँ पे हम लोग राम की पड़ी में 15 लाख दीप प्रज्वलित करेंगे और हम लोगों ने जन सहभागिता का भी प्रयास किया है। सभी जो चौराहे हैं उसमें भी दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और मठ मंदिरों में भी 4 लाख दीप प्रज्वलित यहाँ से कराए जा रहे हैं। तो एक बड़ा आयोजन है, जन सहभागिता भी है और अन्य भी लोग अपने घरों में भी बड़े पैमाने पे दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या का दीपोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महत्व इसने प्राप्त किया है। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अयोध्या से ही दिवाली त्यौहार का आरंभ हुआ था, जब राम जी का यहाँ आगमन हुआ था और इसके बाद से दीपोत्सव उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो बहुत बेहतर तरीके से इसका
आगाज़ किया जा रहा है, हम लोग बहुत बेहतर तरीके से आयोजन करेंगे। ये थे जिलाधिकारी जिन्होंने कहा सबकी सहभागिता हो और देश के कोने कोने से लोग दीप जलाएं। वीडियो पर्सन के साथ जनता टीवी, BS लाठी, अयोध्या। आज से दीपोत्सव का 3 दिन से आगाज हो चुका है। जिस तरह भगवान राम त्रेता युग में अयोध्या आए थे, उसी तरीके से त्रेता युग का आगाज किया जा रहा है। हमारे साथ SSP प्रशांत वर्मा है अयोध्या के। हम जानेंगे दीपोत्सव में किस तरह से तैयारियां की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि अयोध्या में जो दीपावली है वो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और इस अवसर पर सुरक्षा के और ख़ासतौर पर फायर सेफ्टी के पूरे प्रबंध किए गए हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये दीपावली का पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा। तो ये थे हमारे साथ प्रसाद वर्मा जी। इन्होंने कहा स्वच्छ सौंदर्यवन में पुलिस व्यवस्था की जाएगी और आम जनमानस की सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया जाएगा। वीडियो पर्सन के साथ BS लाठी, जनता टीवी, अयोध्या।